मैं आज कन्हैया लाल के परिवार के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, जो उनके केस के चश्मदीद गवाह हैं राजकुमार शर्मा जी, मैं उनके परिवार से जो मेरी बातचीत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को उनका दुख दर्द बताना चाहती हूँ कि आज वो जो परिवार है वो किस दुख तकलीफ में है, और जब कन्हैया लाल की घटना नहीं घटी थी उससे पहले वो कैसे परिवार रहता था, और आज उस परिवार का क्या हाल है। आप खुद जो है इस वीडियो में देखिए। राजकुमार शर्मा के घर में मैं मौजूद हूँ और ये घर उन्होंने 11 साल पहले करीबन 17 लाख रुपए में पाई जोड़ करके ये इस घर को खरीदा था। और राजकुमार शर्मा इकलौते चश्मदीद गवाह हैं कन्हैया लाल केस में, जो आज से 1.5 साल पहले एक हष्ट पुष्ट इंसान थे, एक पूरे इंसान थे, लेकिन आज वो बेड के ऊपर है, बेड पर हैं और पैरालाइज्ड है उनका पूरा आधा शरीर। मैं उनसे मिलवाना चाहती हूँ, उनके परिवार से मिलवाना चाहती हूँ और उनकी पत्नी से मिलवाना चाहती हूँ। उनके 2 बच्चे हैं, एक बिटिया और एक बेटा। बिटिया जो है वो शायद 25 साल की है, बेटा जो है वो 20 साल का है। 20 साल का बेटा जो कि बाहर जाके नौकरी कर रहा है। आज उस 20 साल के बेटे के ऊपर बहन की शादी, माँ, बीमार बाप, इन सब की जो पूरी जिम्मेदारी है आज उस 20 साल के बच्चे के सर पर है, जो खुद अभी 12,000 की मेरे ख्याल से नौकरी करता है। ये आप देख रहे हैं पतली पतली सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से हम जा कर के जो है उस परिवार से मैं मिलवाना चाहती हूँ। इनको सिक्योरिटी मिली हुई है, मतलब 4 पुलिस ऑफिस, मतलब 4 सिपाही हैं, 4 सिपाही इनके साथ पिछले 1.5 साल से हैं। 1.5 साल से आप लोग इनके साथ हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे ड्यूटी देते हैं भाई साहब? मैम हम 8-8 घंटे की शिफ्ट में रहते हैं। 8-8 घंटे? जी मैम। और क्या बोला गया है आपको? कोई अनजान व्यक्ति यहाँ आना नहीं चाहिए, बस। कोई अनजान व्यक्ति आना नहीं चाहिए? नहीं आना। आप जब से राजकुमार जी का यही हालत देख रहे हैं कि इससे पहले? नहीं, इससे पहले तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से हम आए उसके बाद तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इनकी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी तरीके का मदद कुछ जो है वो मैं उनकी पत्नी से बात करूंगी। पहले जो थे वो हम लोगों की तरह ही चलते फिरते आदमी थे, जो अपना हष्ट पुष्ट आदमी थे, ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि राजकुमार जी की क्या हालत है। आइए, ये राजकुमार जी हैं जो कन्हैया लाल की दुकान पर काम करते थे, उनके सहयोगी के तौर पे। टेलर थे आप भी? हाँ, कारीगर था, उनका कारीगर था। उनके कारीगर थे। भाई सब थोड़ा सा मैं ये हटा दूँ, थोड़ा सा हटा दो। ये जो इनका पूरा आधा शरीर है आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा जो शरीर है वो पैरालाइज्ड है। इस स्थिति तक कैसे पहुंचे आप? ये टेंशन से ब्रेन हेमरेज हो गया था। अच्छा। ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज अटैक दोनों एक साथ हो गया, फिर ऑपरेशन हुआ है। कितनी बार ऑपरेशन हुआ है? 2 बार ऑपरेशन हुआ मैडम, 2 बार ऑपरेशन हुआ। पहला ऑपरेशन हुआ तो यहाँ से हड्डी निकाल के यहाँ पेट पे रखी थी मैडम। अच्छा, हड्डी निकाल के यहाँ पेट पर रखी, ठीक है। रखी थी, फिर 4 महीने बाद वापस हुआ, फिर यहाँ से निकाल के फिर वापस यहाँ रखी, सेकंड ऑपरेशन में। सेकंड ऑपरेशन जी। तो राजकुमार जी एक बात बताइए, आज से 1.5 साल पहले आपका जीवन कैसा था? मैडम बहुत अच्छा था मैडम, मैं तो आराम से काम करता था। और कितना कमा लेते थे? दिन के 1,000-1,200 रुपये खा लेता था। दिन के 1,000-1,200, मतलब महीने में आप 30-40 हज़ार रुपये आराम से आपके बन जाते थे। और एक्स्ट्रा टाइम भी आप करते थे नौकरी? ऐसे हाँ मैडम, 9 बजे दुकान पे जाता था, 9 से 6 बजे तक सिलाई का काम करता था, और 6 बजे बाद मैं पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम करता था मैडम, स्विगी में। जी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, तो उस दिन कन्हैया लाल के साथ जब ये घटना घटी तो आप कितने लोग थे उस दुकान के अंदर? 3 जने थे हम। अच्छा, आप, कन्हैया लाल और तीसरा व्यक्ति कौन? तीसरा एक कारीगर और था मेरे साथ। अच्छा जी मैडम। तो क्या हुआ उस दिन? उस दिन 2 व्यक्ति आए थे मैडम। हाँ। मुस्लिम थे दोनों, टोपी पे रखी थी सर पे, और मेरे से पूछा था कि मेरे कुर्ते टाइट फिटिंग करवाना है। तो मैंने कहा मैं तो करता नहीं हूँ, मास्टर जी अगर करते हो तो इनसे पूछ लो। तो फिर उन्होंने कन्हैया लाल जी से पूछा, तो कन्हैया लाल जी ने बोला अर्जेंट तो नहीं देंगे, 4-5 दिन बाद देंगे। अच्छा। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है दे देना। तो ऐसा करके उन्होंने नाप देने के लिए नीचे आए, गाड़ी इस मोटरसाइकिल से उतर के। ठीक। जो पीछे बैठा था उसने बैग लटका रखा था पीछे, नीचे आए उतर के, बैग लटका रखा था वो तो पीछे काउंटर के वहाँ खड़ा था, और जिसके फिटिंग करानी थी वो अंदर आया था। तो
अंदर आया तो मैंने वो नाप देने लगा, फिटिंग करा, तो कान्हालाल जी नाप लिख रहे थे। लेकिन मेरे क्या मैडम, पीठ के पीछे होता सब काम। अच्छा, आपका मुंह आगे था, आपके पीठ पीछे वो नाप दे रहे थे, कन्हैयालाल जी लिख रहे थे। हाँ। तो इस वजह से नज़र नहीं आया। वो तो एकदम थोड़ी देर से कन्हैयालाल जी की आवाज़ आने लगी, अरे क्या कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, यूँ करके गिड़गिड़ा रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। और मैंने यूँ करके आवाज़ आई एकदम, तो मैं खड़ा हुआ मैडम, एकदम से खड़ा हुआ। तो मेरे पास जो दूसरा कारीगर था वो भी उठा और उठ के बाहर भागा, मेरे साइड में हुआ तो वो बाहर भाग के आया, तो उसको भी पीछे से वार कर दिया मैंने, पीछे से वार के उसके सर पे टाके आए, 7-8 टाके आए। फिर मैं खड़ा हुआ था, वो पास में जो मेरे खड़ा था मैडम, मैं क्या एकदम शटर के पास मेरा स्टूल था, मैं एकदम खड़ा हुआ था, पास में वो सेकंड व्यक्ति खड़ा था जो बाहर खड़ा था काउंटर के पास। वो आपको धक्का देके? मैं उसको साइड में धक्का दिया और उसको मैं बाहर आ गया। बाहर आया तो वो ईश्वर गोड़ था ना, उसके सर पे खून आ रहा था। मैंने उसको पास वाली मकान था पास में, वहाँ अंदर ले गया, अंदर ले गया, वहाँ से कपड़ा लिया और उसके सर पे बांधा, और उसको उसी की गाड़ी में उसकी जेब से चाबी निकाली और एक जने को बोला जो वो उसको हॉस्पिटल छोड़ के आया। हॉस्पिटल छोड़ करके आया। और वहाँ पर कितने बजे का समय था ये? करीब मैडम 3-3:15 के करीब टाइम था। दिन का। और 3-3:15 के करीब में तो और भी दुकानें होंगी, हिंदू दुकानें थी, कोई भी नहीं आया वहाँ पर? खुली थी मैडम दुकानें तो, और हमने बचाव करके बुलाया भी था पब्लिक को, लेकिन कोई नहीं आया था मैडम उस टाइम भी कोई नहीं आया जब कन्हैयालाल जी का गला काटा गया। और आज जब आप बेड पर हैं तो आपकी कोई सहायता करने आया भाई साहब? सहायता तो मैडम जो सीएम साहब ने करी थी वही है सहायता, तो मैं तो बाकी छोटे मोटे नेता लोग ये आते रहते हैं। सीएम साहब ने आपकी पहली सहायता कब की थी? जब मैं हॉस्पिटल के अंदर भर्ती था। हॉस्पिटल के अंदर आप कौन से हालत में भर्ती थे? मैं इसी हालत में था मैडम। आपको पैरालाइज हो चुके थे आप? हाँ, ऑपरेशन। लेकिन उससे पहले भी आप बहुत सारी अवस्था में पैरालाइज्ड कैसे हुए थे? पैरालाइज ये मैडम, जब ये हादसा हुआ था तो मेरे को क्या है, घर के अंदर ही था मैं और पुलिस सुरक्षा में था, तो वो टेंशन में कि अब काम करने नहीं देते मैडम, बाहर जाने का देते नहीं, कि आप घर पे ही रहो, यूँ करके घर पे। फिर चिंता में क्या, घर कैसे चलेगा, बच्चे की शादी थी, कैसे क्या होगा, क्यों करके टेंशन हो गया मैडम। टेंशन हो गया आपको? मैंने सुना आपकी पत्नी ने राशन भी मांगा था लोगों से? हाँ, राशन भी। ऐसा भी समय आया कि जब आपको राशन मांगना पड़ा? समय तो ऐसा आया मैडम कि खाने को घर में कुछ भी नहीं था, तो हमारे मिलने वाले थे, उन्होंने बोला आप कलेक्टर साहब से गुहार करो कि हमारे राशन की और जो भी है आर्थिक सहायता मदद करेंगे आपकी। तो मैं तो जा नहीं सकता था, तो मेरी वाइफ गई थी मैडम, तो वहाँ कलेक्टर साहब को कहा था, तो कलेक्टर साहब ने 1 लाख रुपए की नकद सहायता करी थी और राशन की सहायता करी थी। राशन की सहायता करी थी। अब मैं आपको इनकी पत्नी से बात करके बताती हूँ कि पूरी हालत क्या, उसके बाद से कैसे घटना है। मतलब कन्हैयालाल का केस हुआ, उसके बाद ये जो थे इतने देर बोलने के बाद इनको प्यास, शायद मुंह में, मतलब उस तरीके से बीमार है, क्योंकि पूरी तरीके से हाफ इनका पूरा जो बॉडी है वो काम नहीं करता है। अब इनकी हम पत्नी से बात करते हैं। ये दुख में हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। मैं भी जब यहाँ पर जितनी बार भी आती हूँ उतनी बार मैं सहम जाती हूँ। अब मैं इनसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है बहन? मैम मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। हाँ जी, मैं राजकुमार जी की वाइफ हूँ। कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह हैं मेरे पति। ये कांड क्या हुआ मैडम, हमारा तो ऐसा लगा जैसे हम नरक की ज़िंदगी जीना शुरू हो गया हमारे, कि मतलब इस कांड से पहले तो हम बहुत अच्छे से रहते थे, पूरा परिवार खुशहाल था। राजकुमार जी इतने मेहनती थे, सुबह 9 बजे से रात को 1 बजे तक काम करते थे, घर अच्छा खासा चल रहा था, दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया हमने। मगर जैसे ये कांड हुआ ना मैम, जैसे हमारा तो जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया ना, उसकी सज़ा हम और मैं और मेरा परिवार हर रोज़ भुगत रहे हैं मैम। तो एक मतलब यूँ समझ लो, कोई सुनने वाला ना कोई हमारी पीड़ा समझने वाला है। जैसे हमने कोई कर दिया हो ना ऐसा गुनाह, वैसे हम सजा भुगत रहे। कन्हैयालाल जी के परिवार को शायद अभी तक 3-3.5 करोड़ रुपए जो हैं उनको मिल चुके हैं, और दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। शायद उनका गम जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है,
क्योंकि एक सहायता उनको मिल गई है, थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि एक बाप का जो साया जब उठ जाता है उसके बाद वो दर्द कम नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इतना सपोर्ट मिलने के बाद बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पे आई है। लेकिन अगर मैं यहाँ इनकी बात करूँ, राजकुमार जी के परिवार की बात करूँ, तो ये पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से जो गाड़ी थी वो पटरी से उतर गई, और ऐसी उतरी कि उसके बाद संभावनाएं भी नहीं लग रही हैं कि वापस से वो कभी पटरी पर आ भी सकती है। सही कहा बहन कि मैंने गलत कहा? बिल्कुल सही कहा मैम। हमारे सपने थे, मेरा 20 साल का बच्चा था, BCA पढ़ा रखा मैंने उसको, ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स करा रखा। सोचा उसके भी बड़े बड़े सपने थे, हमारे भी थे मैम, कि जो कष्ट हमने देखे हमारे बच्चे ना देखें। दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ाया, मगर ये क्या, जैसे ही अब ये तो वो तो 20 साल का है, उसका रिजल्ट ही नहीं आया, उससे पहले ही हमारे घर की स्थितियाँ तो ये हो गई। परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ी मैम कि घर में राशन के खाने के भी हमारे लाले पड़ने लग गए। क्योंकि ये कांड हुआ था तब लास्ट टाइम चल रहा था, तो महीने का पूरा पैसा ही कन्हैयालाल जी के पास रह गया था। तो 2-4 दिन जैसे तैसे करके तो हमने एडजस्ट किया। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर पे खाना ही नहीं बना। नहीं बना। तो जो हमारे यहाँ पे जवान ड्यूटी पे लगते थे ना, उन्होंने देखा कि आंटी रोज़ तो खाना बनाती, आज क्या हुआ, खाना नहीं बना। तो वो उनके वहाँ से लेके आए थे आलू की सब्जी, पूड़ी, इनके पुलिस वालों को देते होंगे ना, वो खाना वो बच्चा टिफ़िन में डाल के हमारे लिए लेके आया था। तो मेरे को इतना लगा, फिर उन्होंने मेरे को, किसी ने सजेस्ट किया कि आपकी मदद कोई भी नहीं करा। इवन हमारा मोहल्ले वाले रिश्तेदार सब छोड़ छुड़ा के चले गए थे, यहाँ से मकान खाली करके चले गए। अच्छा, जैसे कन्हैयालाल के परिवार को, बच्चों को सरकारी नौकरी मिली, ठीक है, आपके परिवार को कुछ नहीं? मेरे बच्चे को कुछ नहीं मिला। मैंने बार बार सबसे गुहार लगाई, तो यही कहने का, सबका यही होता था बोलने का अंदाज़ कि जिसके पिताजी जीवित होते ना, उसके बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। अब ये बताओ मेरे हस्बैंड किस गिनती में लेंगी मैं? हम तो खुद भी नहीं लेना चाहते थे, मगर अब बात परिस्थिति ऐसी है ना, उस 20 साल के बच्चे के ऊपर सारी जवाबदारी आ गई है मेरे। वो क्या क्या कर लेगा? मेरी बिटिया की शादी बाकी है, राजकुमार जी अभी 50 साल के नहीं है, मैं खुद बीमार रहने वाली हूँ। तो वो 10-12 हज़ार में कैसे क्या कर लेंगे हम? कि हमने कोई गुनाह कर लिया क्या जिसकी सज़ा हमको, और हमारे ऊपर किसी को ही दया नहीं आ रही है? हमने कितनी बार, बड़े बड़े नेता वगैरह आते हैं, मैंने सबको गुहार लगाई, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। मात्र अल्प आर्थिक सहायता देके और अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेते वो। अच्छा, पहली बार जैसे कि आपके घर की ये परिस्थिति हुई कि आपके पति को कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था, जब ये घटना घटी, तो कितने महीनों तक जो है वो काम ये इन्होंने नहीं किया था? कितने महीनों तक? ये 3 महीने तक इनको घर में यहीं रखते थे, नज़रबंद रखना था। 3 महीने तक बस खाली जांच एजेंसियां जब उनको नीड होती तब इनको लेके जाते थे। उसी 3 महीने के बाद जो है वो इनको पैरालाइज्ड अटैक आया, पहला पैरालाइज अटैक जस्ट 3 महीने बाद ही आया था इनको। 3 महीने बाद। फिर उसके बाद जो सबसे पहली आपकी सहायता थी, तो आपने जब पैरालाइज इनको अटैक आया, हॉस्पिटल में ले जाना होगा, तो कैसे, वो क्या किया वो मुझे बताओ? तो जैसे इनको पैरालिसिस अटैक आया, तो उस टाइम पुलिस जवान थे, तो वो ये 4-5 जवान, और उन्होंने आगे फ़ोन कर दिया था, तो 5-7 जवान इनको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। घर में ही आया था? हाँ, घर में ही आया था सुबह के टाइम। तो हॉस्पिटल पहुँचे तो हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब थे, वो आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। तो इनका मतलब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से कराया, ऑपरेशन वगैरह सब अच्छे से कराया, फ्री में हुआ। वो चिरंजीवी कार्ड था हमारा, उस वजह से हमारा इनके सारा फ्री में हुआ। और सरकार ने भी बोला भाई हम आपके साथ हैं, तो इनका इलाज तो बिल्कुल फ्री हुआ। मगर किसी ने भी उस समय में भी किसी ने भी 1 रुपये तक की मदद नहीं करी। इवन मैंने लोगों के घर पे जाके तक बोला कि देख लो अब मेरे पति की तो कंडीशन है, ऐसी होने आ गई है। हिंदू समाज में गए थे? सब में, कहीं सबको बोला मैंने, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। तो हिंदू समाज ने क्या बोला आपको बदले में? यही बोला कि अब हम आपके साथ हैं, समय सबका बुरा है, सब समय अच्छा हो जाएगा, बस डायलॉग बाजी करते थे। शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को, जो कहते हो कि हम आपके साथ हैं, हिंदू? अब जो है मैं बहुत देखती हूँ कि हिंदुओं की बात होनी चाहिए, तो इसकी बात होनी चाहिए, उसकी बात, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जो एक महिला जो इतनी प्रताड़ित हुई, उसका जो पति था वो बेड पर आ गया, और आप जब मोहल्ले में जाते थे, और मतलब जान पहचान के सारे लोग थे, यही समाज होता है। जैसे अब हिंदू समाज की बात करते हैं ना, हिंदू समाज यही समाज है, सबसे पहला यही आंखों के सामने यही समाज आता है। और जब रिप्लाई क्या मिलता था आप लोगों को? यही मिलता था कि भाई कोई आता ही नहीं, डर के मारे ही नहीं आते थे। जैसे कहीं हमारा नाम नहीं लिख जाए, कहीं पुलिस वाले कोई एंट्री नहीं कर दें, और ये तो अब इंटरनेशनल केस बन गया है, तो इस वजह से कोई हमारा नहीं सुनता। इवन आप विश्वास मानिए, मेरे जो रिलेटिव है ना, वो लोग भी मेरे को ICU में अकेली छोड़ के चले गए थे। मैं और मेरे बच्चों ने, हमने इनको संभाला मैडम। मतलब
20-25 दिन बाद जब ये कांड हुआ तो उसके 25 दिन बाद राज्य मंत्री है महेश जी शर्मा, मैंने उनको लेटर लिखा था, दीपावली का दिन था, मैंने लेटर लिखा, मैंने कहा सर हमारी दिवाली अंधेरी हो रही है, आप प्लीज़ हमारे लिए कुछ मदद करिए। आज 27 दिन हो गए मेरे पति को ऑपरेशन को, एक जने ने 1 रुपये की मदद नहीं करी। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष से अपने थ्रू महेश जी शर्मा ने 5 लाख रुपये पास करवाए थे। 27 दिन बाद मेरे खाते में 5 लाख रुपए आए थे। वो 5 लाख आए ना मैडम, तो हमारा क्या पहले से ही कर्जा है, मैं बीमार थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रह चुकी हूँ, तो हमारा इसके ऊपर 17-18 लाख का कर्जा है मेरे। तो जैसे लोगों को वो पेपर में आ गया था मैडम कि इनके पैसे आ गए, तो वो लोग मांगने आ गए थे हमारे पैसे, एक बार दे दो वापस, हम आपको वापस ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस दे देंगे। मना नहीं कर सकती ना, नहीं है मेरे पास, क्यों आए तो पेपर में शो हुआ, तो वो भी लोगों ने वापस वो कर दिए। मेरे बच्चों की फीसें अधूरी थी, डिग्री नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले, तो वहाँ फीसें बाकी थी, कोचिंग की फीसें बाकी, हमको थोड़ी पता अचानक ऐसा हो जाएगा, तो वो 5 लाख तो ऐसे ही जमा हो गए। फिर वापस हो कि वो कंडीशन है, घर पे लाना करना, वापस बोला जाके कि सर अब फिजियोथेरेपिस्ट की तो व्यवस्था करो, केयर टेकर मैं अकेली इनको संभालने वाली, तो सबको लिखित में दे के आई हुई हूँ मैं सबको, मगर कुछ नहीं हुआ मेरे, तो कुछ नहीं हुआ। तो ये 5 लाख आपको आए, और फिर दूसरा 5 लाख इंस्टॉलमेंट कब आया? दूसरा 5 लाख तो अभी जुलाई में आया था, 17 जुलाई के आसपास। 1 वर्ष पूरा हो चुका है इस कांड को। जब मैंने वापस इंटरव्यूज़ आया था मेरा, तब डिबेट में राजकुमार जी शर्मा है जयपुर के, उन्होंने CMHO ऑफिस में जाके मुख्यमंत्री सहायता कोष से मेरे को 5 लाख रुपए तब वापस आए थे। वो भी मैंने लिखित में दिया था, मेरी बिटिया की शादी है ना, मेरे बच्चों को आपने नौकरी दी है। मैंने राजकुमार जी का हमारे स्थायी कुछ है ही नहीं, हमारे लिए भी कुछ तो व्यवस्था करो आप, कम से कम स्थायी भविष्य के लिए कुछ तो आर्थिक मदद करो। तो ये 5 लाख रुपए दे के फ्री हो गए, वो तो फ्री हो गए, मतलब वो 5 लाख रुपए दे करके। तो अब क्या चाहती हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ मैम कि अगर राजकुमार जी को आपने न्याय के लिए कि भाई कन्यालाल को न्याय मिले और आप सब न्याय के पक्ष में ही हैं, तो आप इसी बंदे के थ्रू न्याय चाहते हो तो इसके परिवार को भी न्याय दो। जैसे आपने कन्यालाल के दोनों बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दी, बहुत अच्छी बात है, उनसे उनके पिताजी की भरपाई नहीं होगी, मगर कुछ राहत है उन बच्चों को। मेरा बच्चा, हम तो लावारिस हो गए ना मैम, हमने क्या गुनाह कर दिया था? क्या न्याय सरकार क्या एक पक्ष को ही करेगी? सरकार को भी आंखें खोल के देखनी चाहिए क्या परिस्थितियाँ हैं। तो हम भी यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, हमने भी तो वोट दिया होगा, आप हमारे वोट की भी आशा करते हैं, तो हमारे साथ भी न्याय कर दो। नहीं तो भविष्य में कोई किसी की गवाही नहीं देगा मैम। आजकल लोग हैं ना, छोटी गाड़ियाँ चोरी होती ना, आंखों के सामने होती तो ही मना कर देते हैं, इतने बड़े केस की गवाही कौन लेता है? आज हम कर रहे नहीं कि किसी के साथ बुरा नहीं हो, हिंदू समाज के साथ किसी के भी साथ ऐसा बुरा नहीं हो, कन्यालाल जैसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसके लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। जैसे ये बीमार हैं तो इनका जैसे ख्याल रखना होता होगा, इनको फ्रूट्स खिलाने होते होंगे, इनको दूध पिलाना होता होगा, तो कैसे क्या मतलब करते हो आप? क्या मैनेज करूँ मैम? वो मेरा जो बच्चा है 12,000 रुपये की नौकरी करता है मैम, तो 10-12 हज़ार रुपये बचते हैं हमारे पास, और छोटी मोटी सहायता कोई भी आता है तो वो 1,000-500 रुपये करके जाते हैं, तो वो चलता है, नहीं तो वह चल रहा है। तो पहले ही कर्जे में थे तो और कर्जा में हो जाएंगे। ये है, किसको बोलने जावे, कोई परमानेंट तो है नहीं हमारे, कोई ऐसा। आप बोला कि आप खुद बीमार रहते हो, मान लो कभी आप हॉस्पिटल गए या फिर कुछ मान लो आपको भी दिक्कत हुआ, तो इनका ख्याल कैसे, मतलब कैसे, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? हाँ हुआ ना मैम, अभी 5-7 दिन पहले की बात है। मेरे किडनी में स्टोन है, तो बहुत तेज़ दर्द उठा सुबह मॉर्निंग में 8-8:30 बजे। तो घर में कोई ले जाने वाला नहीं था, तो मैंने जवान को बोला, मैंने कहा भैया मेरे को थोड़ा सा हॉस्पिटल के घर, डॉक्टर के घर पे अपन तुरंत बता के आ जाएंगे। तो इनको टॉयलेट में बिठा के गए थे। तो अभी कंडीशन ये थी कि बेटे को ड्यूटी के लिए निकलना पड़ रहा था, तो वो लोग मम्मी वापस फ़ोन कर रहा था, मम्मी आप कितनी देर में आओगे, क्योंकि पापा को निकालना है, तो मेरे को जाना है, नहीं तो मैं वहाँ क्या है मैम कि प्राइवेट जॉब है ना, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाते तो फिर वो एब्सेंट लगा देते। तो बच्चा, मैंने कहा बा तू चला जा, तो मैं, आप विश्वास मानिए, मैं डॉक्टर के घर पे भी नहीं गई, मैं आधे रास्ते से वापस आई, आके देखा था तो मैडम ये बैठे थे 15-20 मिनट तक बैठे ही थे, कि कोई ऐसा बंदा नहीं कि उनको निकाल के बाहर आए। आज इस अवस्था में ही बैठ गए। 15 मेरे को डॉक्टर के घर से आने में 15-20 मिनट लगे हैं, तो 15-20 मिनट तक ये अकेले रो रहे थे अंदर। मेरे को उस वक्त बहुत लगा, मेरे को मेरा दर्द भूल गई मैम, मेरा दर्द भूल गई। ऐसी कंडीशन हो गई हमारे घर की, या तो बच्चा, हमें कहीं जाऊँ तो बच्चे को प्राइवेट की छुट्टी दिलाऊँ तो मैं कहीं कुछ कर पाती हूँ, नहीं तो फिर मैं कहीं अपना इलाज नहीं करवा पाती हूँ, और इनके लिए 24 घंटे के लिए बैठना पड़ता है हमको। चलो सब कुछ करते हो, उसके बाद भी एक मन में टीस रहती है ना मैम, कि अब जैसे एक बिटिया बड़ी है,
20-25 साल की है, हमारे भी कुछ सपने के उसकी शादी कराने के करने के। तो अब वो जैसे ये कंडीशनें देखती सुनती है तो वो टेंशन में आ जाती है, मम्मी रहने दो, जो होगा जो देखेंगे, जो होगा जो देखेंगे। उस वक्त लगता है कि हम किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं, कि हमने क्या कर दिया ऐसा जिसकी सज़ा मैं और मेरा परिवार भुगत रहे हैं। आपके पास कौन कौन से नेता आज तक मतलब आए? मेरे को तो गहलोत साहब से तो कॉल पे बात हुई थी मेरी, लाइव नहीं मिले वो मेरे से। और वसुंधरा मैडम आए थे, 1 लाख रुपए की मदद करके गए थे। और उप महापौर है हमारे यहाँ के पारसजीत सिंह भी वो पधारे थे, उन्होंने 31,000 की मदद करी थी। गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया साहब आए थे, धर्मनारायण जोशी जी। वो कितने की मदद कर गए गुलाबचंद कटारिया? वो 21,000 रुपये की मदद करके गए, 2 महीने का राशन दे के गए। 21,000 रुपये और 2 महीने का राशन। तो आपने किसी से ये नहीं बोला कि मुझे नौकरी दे दो मेरे बच्चे को? बोला, किसको बोला? मैंने करीब सब जितने भी मेहमान आए ना, मैंने सबको बोला कि मेरे को यार। गहलोत जी से बोला कि आपकी तो सरकार है, आप मेरे बच्चे को नौकरी दीजिए, क्या रिप्लाई है? उन्होंने बोला कि हाँ प्रावधान चल रहा है, कर देंगे। वैसे तो ये प्रावधान नहीं है, जिसका बाप जीवित होता है उसके बच्चे को सरकारी नौकरी। ये खुद गहलोत जी ने बोला? नहीं, उनके असिस्टेंट हैं जिनके थ्रू मैंने ये लिखित में पहुंचाया था, उन लोगों ने बोला, यहाँ के जो पूर्व कलेक्टर साहब थे हमारे, उन्होंने बोला मेरे। तो आपने ये लाइन उनको नहीं बोली, मैं इनको किस श्रेणी में रखूं, जीवित या मुर्दा? बोले मैडम मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आगे आपकी बात आप लिखित में दे दीजिए, मैं आगे पहुँचा दूंगा बस। तो आपने लिखित में दिया? मैंने दिया। कितने महीने हो गए? मैंने हाँ हर 2 महीने में जा के लिखित में दे के आ रही हूँ, हर 2 महीने में जा के लिखित में दे के आती हूँ। इवन मेरा BPL कार्ड, BPL तो गवर्नमेंट की सरकारी थी ना, एक BPL कार्ड नहीं बना मेरा। अब क्या बताऊँ मैम मैं आपको कि BPL कार्ड के लिए मेरे को 8 महीने 9 महीने तक मेरे को चक्कर काटे। इनकी जो 1000 रुपये की जो पेंशन आती ना, दिव्यांग पेंशन, उसके लिए मैंने 9 महीने तक चक्कर काटे। दिव्यांग पेंशन के लिए आपने 9 महीने तक चक्कर काटे थे, तब जाके मेरे ये पेंशन इनकी सेंशन हुई है। तो कितना पैसा? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, जबकि महीने में? मेरा पति तो 50,000 रुपये कमाते थे महीने के। अब आप देखिए, अब तो मैं इस चीज़ों के लिए मैं किसको क्या बोलूँ, और मैं इतनी एक अकेली रह गई हूँ मैम, इनकी देखभाल करूँ, मैं खुद बीमार रहती हूँ, बार बार कहाँ जाके इन चीज़ों के लिए दौड़ती फिरूँ। फिर भी दौड़ी मैडम, मैंने पूरी कोशिश कर ली। अब तो बच्चे भी कहने लगे मम्मी वहाँ घर पे ही रहो आप, तो अब क्या करूँ मैं मैम। बच्चों ने भी हिम्मत छोड़ दी बच्चे। अब मम्मी आप रहने दो, आप क्या इतनी दौड़ पा कर रहे हो। 1000 रुपये के लिए मैं दौड़ने जाती हूँ तो मैं बीमार हो जाती तो डॉक्टर 2-4 हज़ार की दवाएं मेरे लिख देता है। मैं खुद बीमार रहती हूँ, मेरे खुद की दवाएं चलती रहती है मैम। और ये बिजली मुफ्त मिलती है कि नहीं आपको? क्या है, 100 यूनिट बिजली मुफ्त का बोल तो रखा है। तो अब देखो कितनी बार आया कुछ मुफ्त वगैरह? कुछ नहीं, एक बार बिल तो वो के वही आते हैं मैम, मुफ्त में तो क्या है। वही का वही। पिछले महीने कितना बिजली बिल आया? कि 3,500 रुपये। पिछली बार? पिछले महीने 3,500? कैसे भरा आपने? वो बेटे की सैलरी आई थी उससे। 12,000 में से 3,500 गए, बच गए मेरे ख्याल से 8-1,000 कुछ। 8 में से 2,000 बच्चे को देती हूँ उसके गाड़ी के लिए, पेट्रोल में दूर जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर है उसका ऑफिस। बचे फिर 6,000। फिर राशन, एक बीमार व्यक्ति, बिटिया भी कोचिंग करती है? बिटिया को कोचिंग करवा रही हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर की। उसकी कितनी सैलरी है? मतलब मम्मी फीस है? उसकी फ़ीस है मैम 3,500 रुपये महीने का देना पड़ता है। मगर जैसे ये कांड हुआ ना, साल के 30,000 रुपये थे उसके। जैसे ये कांड हुआ तो उस सर ने उसकी आधी कर दी इसकी कि आप दे नहीं पाओगे, तो उन लोगों ने मेरी फ़ीस माफ़ करी है, मेरी बच्ची की पूरी फीस माफ़ करी? हाँ, उन्होंने फ़ीस माफ़ करी है। अगर वो गुड़िया जाती है तो फिर ऑटो का पैसा देना पड़ता है मैडम। उसको कितना देना पड़ता है एक दिन का ऑटो? 40 रुपये, 20 रुपये जाने के, 20 रुपये आने के, तो 1200 रुपये महीना उधर हो गया। मतलब आप टोटल गिन सकते हैं पैसे, 12,000 में से क्या क्या खर्च हो रहा है वो आप टोटल पैसे गिन सकते हैं। और काट पीट के मेरे ख्याल से आप महीने में 1,000 भी जो होगा आपके पास महीने के अंत में नहीं बचता होगा। कुछ नहीं बचता है मैम, कुछ नहीं बचता है। पहले इसके ही हमारा तो कर्जा करो ना, जो 5 लाख आए थे वो लोगों ने ले लिए, 15 में से 5 गए तो भी 10 तो कर्जा मारते ही है। और फिर और ये चढ़ते ही जा रहे हैं। बीच में मैंने इनकी थेरेपी वाले जब नहीं आते थे कोई, तो मैंने रोज़ की 600 रुपये दे के थेरेपी करवाई थी। तो 4 महीने तक मैंने अपने पैसों से थेरेपियाँ करवाई। 60,000 रुपये वो माथे करके थेरेपी करवाई मैंने। अभी टोटल आपके पास कितना कर्जा है? अभी मेरे 10.5-11 लाख का कर्ज है। 10.5-11 लाख का कर्ज है। तो अभी बच्चे की शादी का है, अब
देखो टेंशन तो होती ही है। इतना सब होने के बाद भी मैं यूँ कह रही हूँ, अगर सरकार को अगर कुछ हमको भी राहत देवे, या उनको लगे हम भी किसी दया के पात्र हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया, अगर न्याय करना चाहे तो हमारे साथ भी न्याय करे, तो मेरे बच्चे को जॉब दिलवा दो मैम, मेरे बच्चे को जॉब दिलवा दो, ताकि ये जो राजकुमार जी चिंता मुक्त नहीं हुए मैम, वो चिंता टेंशन से उनकी हालत ऐसी हुई, वो टेंशन मेरे को हो गई वापस। पहले ये लेते थे कि घर परिवार कैसे चलेगा, बच्ची की शादी करनी, अब वो तो वैसे हो गए टेंशन से, वो टेंशन मेरे पास आ गई। अब ईश्वर ना करे मेरे कुछ हो गया तो मेरा तो परिवार ही पूरा बिखर जाएगा, कोई है ही नहीं जो हमारी टेंशन ले सके दूसरा। क्या लगता है ध्यान देंगे आपके ऊपर? साल 1.5 साल सकते तो देखो, बार बार बोल के आई हूँ, क्या पता आपकी बात सुन लें, ध्यान दे दें तो दे दे। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी अपने आप को। मैं भी बहुत मानूंगी मैडम कि मेरी बात आपने आगे तक पहुँचाई है। पहली बार कोई मेरे पास कोई लेडीज़ आके मेरे से मेरी पीड़ा सुन रही है। मैं आज तक कोई औरत नहीं है? नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको पूछा था, कल भी मैंने यही पूछा था कि आप मेरी बात आगे पहुँचाओगे, तो विश्वास था आपको मेरे ऊपर? हाँ, पूरा भरोसा। आप मुझे मेरी बेटी जैसे दिखते हो। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करिएगा कि जितना हो सके उतना वायरल करिए। और मैं कोशिश ये कर सकती थी कि मेरा एक वीडियो मैंने इनके साथ पहले बनाया था, लेकिन वो वीडियो जो है वो किसी टेक्निकल कारण की वजह से वो वीडियो ख़राब हो गया। मैं दोबारा आई, मैंने दोबारा इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। मैं इतना कर सकती थी। बाकी आप लोग इसको देखिए, इसको वायरल कीजिए, इनकी बात आगे तक पहुँचे। आज इस परिवार के पास 10 लाख 11 लाख रुपए का कर्जा है। एक छोटा सा बच्चा है 20 साल का, जो बाहर जाके काम करता है, जो अपनी उम्र से ज़्यादा जो है वो उसको अनुभव मिल रहा है। अपनी माँ, बहन, बीमार बाप, सबकी जिम्मेदारी उसके सर पर है। और लेकिन मैं एक बहन आपसे एक बात बोलूँ, मैं जब बाहर लोगों से बात कर रही थी ना, वो लोग कह रहे थे कि इनको तो 20-20 लाख मिल गए, ये फिर भी इतना क्यों बोल रहे हैं? उनको क्या जवाब दोगे आप? नहीं, 20-20 लाख जो भी मिला है ना, वो 20 लाख कोई 20 लाख नहीं आया मैम। वो सब जोड़ जुड़ा के मैंने बताया ना, जैसे पेपर में आता है लोगों को शो हो जाता है, जो मांगने वाले होते हैं ना वो ले लेके चले जाते हैं, तो वापस गाड़ी उतनी की उतनी उसी जगह पटरी पे आ जाती है मैम, उसी जगह आ जाती है। जब एक इंसान 50,000 महीने के कमा रहे थे, मैंने हम दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया था, तो हमने सोचा था हमारी गाड़ी बहुत अच्छी से चलेगी। तो जो 50,000 कमाने वाला इंसान घर पे बैठ गया, वो इनकम बंद हो गई, प्लस बच्चा 12,000 पे आ गया। पहले तो यूँ था ना 50,000 ये कमा रहे तो 30,000 तो बेटा ही कमाएगा ही है, तो 80,000 रुपये हमारे महीने का होने था। मेरे खुद की शॉप थी मैम, कॉस्मेटिक की शॉप थी गली के बाहर ही आपकी? हाँ, मैं खुद काम करती थी। ये घर वगैरह हमने अपनी मेहनत से ही बनाए हुए हैं। तो वो सारे हमारे तो सारी रेगुलर इनकम सारी बंद हो गई। तो 25 लाख अमर 25 लाख थोड़ी दिए थे क्या? वही कोई 25 लाख नहीं मैम, 25 लाख नहीं। जो जैसे जो कर्जा वगैरह ये तो लोगों को पहले का ही था हमारे, तो वो उतार, अगर चलो 25 लाख आए भी सही, तो उसमें अगर मैं 18 दे भी दूँ तो 7 लाख में मेरे बच्चों की, मेरे पति की, हमारे सबकी ज़िंदगी निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। लोग अफवाहें फैला रहे हैं। अगर जिनको मिला है ना तो हमारे मुंह के सामने आ जावे। 50,000 कमाने वाला इंसान को अगर आप 25 लाख, बहुत बड़ी चीज़ होती है मैम। अगर 25 लाख आते हैं तो शायद मेरे पति की ये स्थितियाँ ना होती। अगर लोग बोल रहे हैं ना 25 लाख है, तो 25 लाख में ये स्थितियाँ ना होती। किसी इंसान का जीवन आपने बिस्तर पे पटक दिया, उसको 2 करोड़ 5 करोड़ दे के भी उसको पहले जैसी ज़िंदगी जी ले, वो नहीं जी पाएगा मैम। तो आपको मन नहीं किया कि मेरे को बनना ही नहीं गवाह, मेरे को बनना ही नहीं? अगर मान लीजिए हमें आपको कोई दूसरा अप्रोच करे तो मुझे नहीं दिलाना न्याय, मेरे परिवार को ही न्याय नहीं मिला तो मैं दूसरों को क्यों न्याय दिलाऊँ? ऐसा कभी मन में सवाल नहीं है? नहीं मैम, हम ईमानदार है, ये सवाल मेरे में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। अपन न्याय करेंगे तो ठाकुर जी अपने साथ न्याय करेगा। एक गरीब की सोच यही होती है, यही होती है। एक अमीर जो है वो शायद पैसे लेके बदल जाए, लेकिन एक जो गरीब होता है वो यही बोलता है कि हमारे साथ न्याय होगा, दूसरों के साथ न्याय होगा तो ठाकुर जी हमारे साथ भी न्याय करेंगे। मैंने एक बात बताऊँ, इससे पहले मैंने सुना आप दोनों की लव मैरिज? हाँ जी, लव मैरिज है मेरे पति की। बहुत प्रेम करते हो अपने पति से? बहुत ज़्यादा। आज जब ये हाल देखते हो तो सोचते हो कि काश मैंने उस दिन अपने पति को घर से बाहर नहीं भेजा होता, काश मैंने काम पर नहीं भेजा होता? लगता है ना मैम कि ईश्वर करे अगर उस दिन ये छुट्टी ले लेते या नहीं जाते, या मैं बीमार, इन्होंने मेरी बीमारी में बहुत सेवा करी मैम मेरी, तो शायद नहीं जाते तो आज ऐसा नहीं होता।
आज हमारे भी बच्चे बच्ची हैं, सबके बच्चे बच्ची सब घूमते फिरते हैं, लोग जाते आते हैं। आज मेरे बच्चे बच्ची थक हार के आते हैं, इस उम्र में वो हमारी सेवा करने में जुट गए। अभी उनकी दोनों बच्चों की दोनों की ज़िंदगी पूरी बाकी है मैं, और वो 20 साल के बच्चे को वो इनसे जिद करके चीज़ें मांगता, आज उल्टा हो गया। वो आता है तो ये जिद करके चीज़ें मांगते, एक बच्चे सा जीवन हो गया इनका। क्या क्या मांगते हैं राजकुमार जी? यही, आते टाइम मेरे नमकीन लेके आना, आते टाइम मेरे चॉकलेट लेके आना, मेरे बिस्किट लेके आना। बेटा मम्मी को परेशान मत करा करो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, तू सो जा, तू बीमार हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, ऐसे करके रोते रहते हैं। तू टेंशन मत लिया कर किसी चीज़ की। देख मैंने टेंशन ली तो मेरी हालत ऐसी हो गई, तेरे कुछ हो जाएगा तो बच्चों का मेरा कौन है। जो एक कहावत होती है ना, चिंता चिता समान होती है, वो मुझे इस घर में आके समझ में आ रही है पहली बार कि कैसे जो चिंता है वो चिता समान होती है। आप वो देखिए, वो इधर इनकी धर्मपत्नी रो रही है, उस तरफ राजकुमार जी की भी आंखें नम है। वो सोच रहे हैं कि काश मैं उस दिन दुकान पर नहीं गया होता, काश जैसे ही वो दो लोग आए होते मैं भाग गया होता, काश, मतलब काश में इस परिवार का जीवन जो है आधे से ज़्यादा काश में ही बीत रहा है। और पिछले 1.5 साल से ये परिवार घुट घुट करके जी रहा है। मैं इस परिवार के पास दूसरी बार शायद आई हूँ, और दूसरी बार आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है इस परिवार का सब कुछ उजड़ चुका है। जो पहले इनके सपने, आप मुझे अपनी, जब पिछली बार आई थी आप मुझे फ़ोटोज़ दिखा रही थी, मैं दिखाना चाहती हूँ अपनी पब्लिक को भी कि मतलब वो फ़ोटोज़ दिखाइए ना मुझे, है क्या आपके पास? आप देखिए कि परिवार ये घटना होने से पहले कितना खुशहाल था और ये किस तरीके की लाइफस्टाइल जीता था, और आज जो है ये परिवार किस तरीके की लाइफस्टाइल पर आ गया है। बच्चा तो अभी नहीं है, वरना बच्चे से भी मैं आपको मिलवाती। तो मेरा आप लोगों सभी से ये अनुरोध है कि आप लोग इनकी वीडियो से जितना हो सके उतना वायरल करें। आप हिंदू समाज जिसको कहते हैं कि कन्हैयालाल, मैं उदयपुर में घूम रही हूँ, जब मैं उदयपुर के लोगों से बात कर रही हूँ कि भाई क्या कन्हैयालाल की जब घटना हुई तो क्या आप लोग के मन में क्या विचार है, क्या सोच, वो ऐसा लगता है वो बर्फ़ की सिल्ली, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा समाज है, हिंदू समाज, जो इतना इस तरीके का वो है कि जब घटना होती है तो बड़ा उग्र, आपने देखा होगा जब कन्हैयालाल की घटना हुई थी तो बहुत आंदोलन किए थे 2 दिनों तक। तीसरे दिन मामला शांत, पूरी तरीके से फुस। आज जो है उसके चश्मदीद गवाह का ये हाल है कि वो बेचारा बेड पे लेटा हुआ है, ऊपर देख रहे हैं एक रस्सी से बांध करके एक कपड़ा रखा हुआ है कि वो पकड़ के उठाने के लिए, उनके पास एक वो उठाने के लिए, चलने के लिए एक लकड़ी, एक पकड़ने वाला एक स्टैंड रखा हुआ है, उससे जाते हैं। शौचालय वगैरह जहाँ पे भी जाना होता है तो इनकी पत्नी ही इनकी सेवा करती है। इनकी फ़ोटो देखिए, जूम करके दिखाओ वैभव। हाँ, ये राजकुमार जी हैं, और ये राजकुमार जी की पत्नी है, और ये राजकुमार जी का बेटा है, ये राजकुमार जी की बिटिया है। इनका परिवार का जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके से था। मैं देख पा रही हूँ कि राजकुमार जी की पत्नी ने, या आपने ये जीन्स और टॉप पहन रखा है जी। अब ये सारे शौक तो काहे के शौक रहे मैम, कोई शौक नहीं रहा, कोई ना। ठाकुर जी बस इनको ठीक कर दे एक बार, इनको ठीक कर दे। दिन भर कितनी बार पूजा करती हैं इनकी स्वास्थ्य की ठीक कामना? दिन भर पूजा, दिन भर ठाकुर जी का नाम, दिन भर। प्रभु दया कर दे एक बार, इनको पहला जैसा कर दे बस, और कुछ नहीं चाहिए मैम। कोई अगर आपसे ये कहे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, बदले में आपके पति की सेहत, बस बात इनकी सेहत ये ठीक हो जाए मैम, ये ठीक हो जाए, पैसा नहीं चाहिए। मैंने, पता आपको मैं एक और बात बताऊं, जब मैं लोगों से बात कर रही थी ना, लोग ये कह रहे थे, इतने बेशरम लोग हैं कि भाई उसने जो है वो अपने जात में, शायद आप लोगों ने शादी नहीं की है, जात में एक ही जात में हो, कैसे हो? एक ही कास्ट के हम, एक ही कास्ट के हैं। लेकिन लोग मुझसे कह रहे थे ये अलग ब्राह्मण है, मैं अलग ब्राह्मण। हाँ, ये अलग ब्राह्मण है, ये अलग ब्राह्मण है। तो इन लोगों ने शादी की, तो इसके बाद बॉयकॉट कर दिया इनके समाज से। फिर उसके बाद जो इनकी पत्नी है वो थोड़ी चतुर टाइप की है, चालाक टाइप की है, मतलब ये सारी बातें मैंने बाहर आपके बारे में सुना। हो सकता है लोगों को लगता होगा, लोगों को लगता होगा अगर मैं इतनी चतुर चालाक होती ना मैम, तो इस तरह से मैं मेरे परिवार को लेके नहीं बैठती। जो ऐसी बातें कर रहे होंगे ना, तो शायद उनके परिवार में ऐसा ही कुछ चलता होगा, इसलिए वो अपनी राय दे रहे हैं उनके बारे, मेरे बारे में। वरना मैं उन लोगों को नहीं जानती हूँ जो मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे लिए तो वो भी, मेरे लिए भी वही भगवान के स्वरूप है। शायद उनको मेरे में कुछ कमी लगी होगी। गहलोत जी से कोई उम्मीद है क्या आपको? मैं अगर सरकार से पूछूँ तो, क्योंकि चुनाव का समय भी आ गया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ।
हो सकता है, देखो अभी भी गहलोत जी को लग जाए भाई कि जब इनके पकड़ने वालों को नौकरी मिली है, कन्हैयालाल जी के बच्चों को सब मिला है, सब कुछ उनके बच्चों को जॉब वगैरह दी है, अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, उनकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता, मैं भी इसी पक्ष में हूँ। मगर थोड़ी दया हमारे प्रति भी दिखावे, थोड़ी सी दया हमारे प्रति भी दिखाए। 1.5 साल हो गए आपको भागते भागते? हाँ जी, हाँ, मैंने कितनी बार लिखित रूप में कितनी बार दी है। तो ये मैंने आपको इस परिवार की कहानी बताई कि कैसे ये परिवार आज रह रहा है चश्मदीद गवाह, सिंगल इकलौता कन्हैयालाल के केस में। और जो दूसरे वाले हैं जिनके सर पर टाका लगा वो तो पूरी तरीके से मानसिक संतुलन उनका खो गया मेरे ख्याल से। नहीं सही है वो, एकदम वो भी बेड पे ही है कि वो तो सही है, उनकी दुकान शॉप वगैरह है, काम करते हैं वो। उनके भी बेटे को मिला है क्या कुछ? नहीं, उनके बच्चे को भी कुछ भी नहीं मिला, उनके बच्चे को भी नहीं मिला, उनके बच्चे को नहीं मिला, उनके बच्चे को नहीं मिला है। मांग है इस माँ की कि भाई एक सरकारी नौकरी इनके बच्चे को भी मिलनी चाहिए। और अगर मान लीजिए चुनाव का वक्त है और उदयपुर से अगर सबसे बड़ा मुद्दा मानती हूँ तो ये परिवार है जो आज बहुत ही बुरी हालात में है। इनके साथ न्याय होना चाहिए। सरकार कांग्रेस की आती है तो भी न्याय हो, भाजपा की आती है तो भी न्याय हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी। और एक और चीज़, ये परिवार चूँकि इतना तकलीफ़ में है, मैं चाहती हूँ बहन कि आप अपना ना वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट जो कार्ड वगैरह जो होता है बैंक का, जो आपका अकाउंट नंबर वगैरह होता है, वो आप मुझे दिखाइए ताकि ये जनता जो देख रही है वो आपको अपनी तरफ से कुछ सहायता इनको आप लोग ज़रूर कीजिए। उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 2-4 महीने की जो सहायता है वो इस परिवार को शायद मिल सकती है और आपके हिस्से भी पुण्य आ सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।